हेलो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 में बोर का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया है। तो बोर के परमाणु मॉडल का जो आधार है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अर्थात प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। क्योंकि बोर ने अपना परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था, इसीलिए इसको हम हाइड्रोजन के लिए बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। बोर के अनुसार नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा स्थिर होती है, इसीलिए इनको हम कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो देखो, बोर के अनुसार नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। इन्हें कक्षा कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यदि n यानी ऊर्जा स्तर का मान 1 है तो कक्षा कौन सी होगी? कक्षा होगी k। यदि n का मान 2 है तो कक्षा होगी l। यदि 3 है तो ये होगी m। यदि 4 है तो कक्षा होगी n, और अगर 5 है तो कक्षा होगी o। इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। इनको हम कहते हैं कक्ष या ऊर्जा स्तर। यदि n का मान, बोर ने कहा था कि जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनकी ऊर्जाएं निश्चित है, जिनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। यदि n का मान 1 है तो कक्षा कौन सी होगी? k। यदि 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n और 5 है तो o। यहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। जब हम मुख्य क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 2, बोर ने क्या कहा था? पहला तो बाउंडेशन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनका आकार वर्ताकार होता है और उनकी ऊर्जाएं निश्चित होती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। अब वो बाउंडेड कर रहा है कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। तो नंबर 2, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में
चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। जिस प्रकार संवेग द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है, उसी प्रकार जो कोणीय संवेग है वो I इंटू जड़त्व आघूर्ण और W का गुणनफल होता है। अर्थात जो कोणीय संवेग है mvr ये बराबर होना चाहिए nh/2 पाई। यहां पर n क्या है, कोई पूर्ण संख्या है 1 2 3 4 ऐसे। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी n का मान यहाँ पर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो अगर इसको हम देखें तो कोणीय संवेग कितना हो सकता है, ये हो सकता है 1 रखें तो h/2 पाई, 2 रखेंगे तो 2h/2 पाई, 3 रखेंगे तो 3h/2 पाई, 4 रखेंगे तो 4h/2 पाई। इस प्रकार कोणीय संवेग जब पूर्ण गुणज होगा उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन। अवशोषण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा ग्रहण करना और उत्सर्जन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा त्यागना। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का वो ना तो अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो नंबर 3, इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ने तो अवशोषण करेगा और न ही उत्सर्जन। लेकिन जब नंबर 1, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो देखो, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है और वो उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता की पूर्ति कहां से करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करके। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का
उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज्यादा है, जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसको अपनी ऊर्जा कम करनी पड़ेगी। कम करने के लिए वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, करेगा की जगह करता है, कर ले बेटर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा को ऊर्जा के अंतर द्वारा ज्ञात करते हैं और ये होगी डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। E2 क्या है, बाद वाला ऊर्जा स्तर, और E1 क्या है, पहले वाला ऊर्जा स्तर। यदि वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएगा E2 और निम्न ऊर्जा स्तर हो जाएगा E1। लेकिन जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएगा E1 और निम्न ऊर्जा स्तर हो जाएगा E2। यदि डेल्टा E का मान धनात्मक आएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, क्योंकि डेल्टा E का मान धनात्मक कब आएगा, जब E2 का मान E1 से अधिक है। यानी जो बाद वाली ऊर्जा है उसकी, या यूं कहें जो बाद वाला ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा अधिक है, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। और जब डेल्टा E का मान ऋणात्मक है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऋणात्मक कब आएगा, जब E2 का मान E1 से कम हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब संक्रमण करेगा तो डेल्टा E का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। अगला जो पॉइंट है नंबर 5, देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मुख्य कमी यह थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह के चारों उपग्रह। इस प्रकार यदि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार लगातार गति करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इस प्रकार लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ इलेक्ट्रॉन अयन गति करते हुए नाभिक में समा जाएगा, अर्थात परमाणु का स्थायित्व या अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये मुख्य कमी थी। लेकिन बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल संतुलित होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। तो इसको मेंशन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल परस्पर संतुलित होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। अब देखो ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं, तो इसके लिए हम मेंशन कर लेते हैं बोर के परमाणु मॉडल का गणितीय रूप। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के बल हैं। पहला जो बल है वो है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा बल जो है वो है अपकेंद्रीय बल। तो देखो इसको हम पहले सपोज कर लेते हैं। मान लो, माना कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन
आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में v वेग से गति कर रहा है। तो अब देखो, नंबर एक यहां पर है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय जो बल है ये इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल के कारण लगता है। इसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये लगेगा नाभिक के आकर्षण बल के कारण। डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये जो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इस पर एक ऐसा आकर्षण बल लगेगा जो नाभिक इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसको हम क्या नाम देंगे? अभिकेंद्रीय बल। एक बल ऐसा लगेगा जो इलेक्ट्रॉन को इसकी गति की स्पर्श रेखा पर कक्षा से बाहर भेजेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल जो है ये कूलाम के नियम का पालन करता है। कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो विपरीत आवेशित कण परस्पर r दूरी पर स्थित हैं तो उन पर लगने वाला कूलाम बल दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के युग्मानुपाती होता है। यानी जो अभिकेंद्रीय बल है ये समानुपाती होगा नाभिक का आवेश Ze इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश E के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के युग्मानुपाती। इनके बीच की दूरी क्या है? नाभिक की परमाणु की त्रिज्या r के समानुपाती। जब दोनों को मेंशन करेंगे साथ में तो एक समानुपाती हो जाएगा Z इंटू ई जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। समानुपाती का जब निशान हटाएंगे तो आ जाएगा एक बराबर के जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर हम के का मान 1 मानते हैं। दूसरा जो बल है वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाता है। तो ये जो बल लगेगा यहां वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय जो बल है ये बराबर होगा एक बराबर mv स्क्वायर बटा r। तो यहां पर नाभिक पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल। एक बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक से कक्षा से भी दूर ले जा रहा है, अपकेंद्रीय बल। बोर के अनुसार दोनों प्रकार के बल संतुलित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो जब संतुलित होंगे तो यहाँ पर के का मान कितना मान रहे हैं? 1। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और अपकेंद्रीय बल हो जाएगा एक बी स्क्वायर बटा आर। क्यों? क्योंकि दोनों बल संतुलित होते हैं। क्योंकि दोनों बल यानी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल संतुलित होते हैं। संतुलित होते हैं इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब देखो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? इस तरफ बचेगा mv स्क्वायर बराबर इस तरफ बचेगा जेड ई स्क्वायर बटा r। इसको हम बोलते हैं बोर की प्रथम परिकल्पना या प्रथम अभिधारणा, और ये जो है इसको हम बोलते हैं बोर की सेकंड अवधारणा। तो ये क्या है?
बोर की प्रथम अवधारणा। तो यहां पर हमने बात की कि बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्गाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसको कक्षा कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ना तो अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अवशोषित और उत्सर्जित ऊर्जा को हम डेल्टा E के मान से ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल संतुलित होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है। ये तो हमने बात कर ली बोर के परमाणु मॉडल की। अब हम बोर के परमाणु मॉडल की सहायता से बोर के परमाणु की कक्षा की त्रिज्या, बोर कक्षा का वेग और बोर कक्षा की ऊर्जा की गणना करेंगे। तो थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन। देखो हम ले लेते हैं mv² बराबर ZE²/r। ये है बोर की प्रथम परिकल्पना। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। mv² बराबर ZE²/r। ये क्या है? बोर की प्रथम अवधारणा। और सेकंड क्या है? कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 ये है बोर की सेकंड अवधारणा। और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। हम त्रिज्या का परिकलन कर रहे हैं तो देखो समीकरण नंबर जो 2 है ये है mvr बराबर nh/2। तो यदि मैं v ज्ञात करना चाहूं तो v क्या हो जाएगा? nh/2 तो है और m और r इसके गुणा में नीचे चले जाएंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में v का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में v का मान रखने पर तो समीकरण 1 में जब हम v का मान रखेंगे, ये रहा समीकरण 1, तो n गुणा, देखो v क्या है? nh/2 m गुणा r स्क्वायर है इसका, बराबर है ZE²/r। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो गया n गुणा स्क्वायर है तो n का भी स्क्वायर, h का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, m का हो जाएगा n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा ZE²/r। तो देखो r से तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा n² सॉरी n² अपॉन में क्या बचेगा? 4 m² का बचेगा n, r² का बचेगा r, बराबर हो जाएगा ZE²/r। तो हमें चाहिए r बराबर हो जाएगा, ये रह जाएगा n² बटा 4 m इंटू क्या हो जाएगा? ZE²। अब हम क्या करेंगे? पाई जिसका मान होता है 3.14, m 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, और क्या है? पाई m h प्लांक स्थिरांक जिसका मान होता है
6.64 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड और ई 4.18 इंटू 10⁻−10 ESU इनका मान जब रखेंगे तो मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखो मान रखने पर हमें मिलेगा R बराबर 0.529। हमने एच की वैल्यू रख दी, 4 की रख दी, पाई एम की रख दी, जेड की रख दी, सॉरी जेड की नहीं रखी है, ई की रख दी। तो बचेगा क्या? इनटू ऊपर बच गया एन स्क्वायर और नीचे क्या बच जाएगा? जेड। और ये कितना है? एंगस्ट्रॉम। ये है बोर की कक्षा की त्रिज्या का, सॉरी बोर की कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला। आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड, इसमें है एंगस्ट्रॉम। दूसरा हम कर रहे हैं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन। देखो सेकंड अभिधारणा ही ले रहे हैं। ये है एम वी आर बराबर एन एच बटा 2 अगर मैं इसे आर निकालना चाहूं तो आर बराबर हो जाएगा एन एच बटा 2 तो है, तो एम और वी इसके चला जाएगा गुणा में एम इंटू वी। इसको मान लो हम समीकरण नंबर दे देते हैं 4। तो समीकरण जो 2 है या एक है में किसका मान रखेंगे? आर का मान रखने पर तो आर का मान रखेंगे तो देखो समीकरण एक है एम वी स्क्वायर बराबर जेड वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है? ये रहा आर एन एच बट्टा का बट्टा ऊपर चला जाएगा 2 पाई गुणा एम इंटू वी। तो देखो एम से एम कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा वी बराबर एम गया, वी बचा, वी बराबर जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर और आगे क्या बचा? 2 पाई। एम और तो गया, नीचे क्या बचेगा? एन एच। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। 2 पाई ई स्क्वायर गुणा जेड अपॉन एच गुणा एन। तो जब हम पाई ई एच का मान रखेंगे तो v की वैल्यू आएगी v बराबर 2.18 इंटू 10⁻8 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये है बोर कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला। नंबर 3 हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अर्थात E बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस जेड ई स्क्वायर बटा आर। बराबर क्या हो जाएगा? देखो mv स्क्वायर क्या होता है? mv स्क्वायर होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 जेड ई स्क्वायर बटा आर, आगे है माइनस जेड ई स्क्वायर बटा आर। यानी माइनस के जेड ई स्क्वायर में से हम प्लस का 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर निकाल रहे हैं, तो बचेगा कितना? ई बराबर 1/2 जेड ई स्क्वायर बटा आर, लेकिन किसका बचेगा? माइनस। अब हम इसमें आर का मान रखेंगे ये बात। तो जब हम आर का मान रखेंगे, आर का मान रखने पर
आर का मान रखने पर देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर फॉर्मूला है जेड ई स्क्वायर माइनस है आर का मान है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा का बटा ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर बटा 2 है, 1/2 है तो बटा 2 कर दिया। ये बराबर हो जाएगा, देखो जेड और जेड तो माइनस का जेड स्क्वायर, ये बचा ई स्क्वायर, आगे 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, चलो आगे ले लेते हैं जेड स्क्वायर बटा नीचे है, देखो ये 4 है ये 2 है तो 2 ही रहेगा, ऊपर तो कट जाएगा, 2 और 4 नीचे रह जाएगा एच स्क्वायर गुणा एन स्क्वायर। वही चीज है, हम किसकी वैल्यू रखेंगे, ई पाई एम और एच, तो ई पाई एम एच का मान रखने पर इनका मान रखेंगे तो ई बराबर आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु ऊर्जा। ये है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला। तो हम बोर के परमाणु मॉडल द्वारा बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं और ऊर्जा का परिकलन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। एक एक करके समझ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। बोर के परमाणु मॉडल की पहली कमी यह थी कि यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को ही समझा सका, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए यह लागू नहीं होता। तो पहला यह है मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में सफल रहा, अर्थात इस मॉडल की सहायता से हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के परमाणु मॉडल को समझा सकते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के मॉडल को या परमाणु के स्पेक्ट्रम को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, जब उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो एक स्पेक्ट्रम रेखा, बोर के परमाणु मॉडल में जो एक स्पेक्ट्रम ही रेखा थी वो एक से अधिक रेखाओं का झुंड थी, ये भी बोर समझाने में असफल रहा। तो उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर एक स्पेक्ट्रमी रेखा कई रेखाओं का झुंड थी। बोर यह समझाने में असफल रहा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विभाजित हो जाती है, जिसे हम स्टार्क प्रभाव, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे विभाजित हो जाती है जिसे जीमान प्रभाव कहते हैं। बोर मॉडल ये समझाने में भी असफल रहा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में रखने पर विभाजन
अर्थात स्टार्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विभाजन अर्थात जीमान प्रभाव को बोर मॉडल समझाने में असफल रहा। इसके अलावा बोर मॉडल अणुओं की ज्यामिति को भी समझाने में असफल रहा। तो यहाँ पर अपने बोर का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, वेग, ऊर्जा का परिकलन, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।